मेहनत मजदूरी करके एक लड़का अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन एक दिन टहलते टहलते वो एक ऐसे इलाके में पहुंच जाता है जहां पर लड़कियां बहुत अच्छा मेकअप करने के बाद, कम कपड़े पहनने के बाद ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और तभी वो लड़का उन सीढ़ियों को चढ़कर सीधा पहुंच जाता है कोठे पर, और वहां जाकर देखता है तो वहां एक से बढ़कर एक लड़की है जिन्होंने अपने तन पर उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। उन लड़कियों को देखने के बाद वो लड़का न केवल आकर्षित होता है बल्कि उनमें से सिलेक्शन करने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसके साथ जाऊं। तभी एक और लड़की की वहां पर अचानक से एंट्री होती है, और जब वो उस लड़की को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही वो लड़की उस लड़के को देखती है तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में भाई बहन लगते थे, और वो लड़का अपनी ही बहन को उस कोठे पर देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और परेशान था ये सोचकर कि ये यहाँ कैसे आई और यहाँ क्या कर रही है। तो उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, और इन सवालों को जानने के लिए वो किसी और लड़की के साथ जाने के बजाय अपनी ही बहन के साथ जाना स्वीकार किया और कहा मुझे इस लड़की के साथ जाना है। वो लड़की जब उस लड़के को अपने कमरे में लेकर जाती है तो वो अपनी आप बीती बताती है। उसे सुनने के बाद वो लड़का बैठकर वहाँ रोने लगता है। उसके बाद जो उस लड़के ने किया था वो वाकई में अपने आप में बहुत शानदार होता है, जिसकी प्रशंसा कई अखबारों में बहुत अच्छे से की गई थी। दोस्तों, आज की सच्ची घटना जो शुरू होती है, जो लड़का होता है वो पश्चिमी बंगाल के 24 परगना क्षेत्र का रहने वाला है। वो लड़का उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सर्राफ के यहाँ पर नौकरी करता था। हम बात कर रहे हैं 2 दिसंबर 2017 की। उस लड़के के उस सर्राफ के जो मालिक हैं उसने कहा कि तुम्हें मेरठ में जो सर्राफा है वहाँ पर जाना है, और एक निश्चित दुकान पर उसको भेजा जाता है। जब 2 दिसंबर को ये लड़का मुजफ्फरनगर से मेरठ के लिए चला था तो उसको जाना होता है सर्राफा बाजार में, पर उसे कबाड़ी बाजार से होकर गुजरना है। कबाड़ी बाजार को रेड लाइट एरिया भी कहते हैं, और जैसे ही उस रेड लाइट एरिया से वो गुजरता है तो उस लड़के की नजर उस दुकानों के ऊपर बने हुए मकानों पर पड़ती है। वहाँ से झांकती हुई लड़कियों पर पहुँचती है तो उन लड़कियों को देखकर वो बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। कितनी ही लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो हाथ हिलाकर इशारा कर रही थीं और अपनी तरफ बुलाने की अपील कर रही थीं। वही नहीं, जब वो आसपास में देखता है और नए कितने ऐसे आदमी वहां से गुजर रहे थे, उन गुजरते हुए लोगों को देखकर वो महिलाएं लड़कियां उन्हें इशारा कर रही थीं ताकि वो आएं और उनके साथ वक्त बिताएं। उस लड़के की नजर एक लड़की से मिलती है तो उस लड़की को देखकर वो लड़का परेशान सा हो जाता है, और तभी वो लड़की पर्ची फेंककर ऊपर से डालती है। और जैसे ही वो पर्ची डालती है तो उसमें लिखा हुआ था कि रात को 8 बजे तुम मुझसे मिलने के लिए आना। ये बात सुनकर वो लड़का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे मालिक ने सर्राफा बाजार में किसी काम से भेजा था। तो उस काम को करने के बाद वो अपने मालिक से कहता है कि मालिक मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, इसलिए आज काम पर नहीं आऊंगा, मैं कल आ जाऊंगा। उसका मालिक कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कल से आ जाना। अब वो रात 8 बजने का इंतजार करता है, और जैसे ही रात के 8 बजते हैं वो उसी कोठे पर उसी सीढ़ी के पास खड़ा होकर ऊपर जाता है। तो अंदर जाने के बाद देखता है अंदर तो एक महिला है, और उस महिला के इर्द गिर्द बहुत सारी लड़कियां हैं जो सुंदर सुंदर हैं, जिन्होंने उम्मीद से भी कम कपड़े पहने हुए थे। सभी लड़कियों ने मेकअप किया हुआ था, वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थीं। उनकी कोशिश थी कि जो ग्राहक आ रहे थे उन ग्राहकों को रिझाने की कोशिश कर रही थीं। और तभी वो लड़की भी आ जाती है जिस लड़की ने पर्ची बनाकर फेंकी थी, जिसने रात के 8 बजे आने की बात कही थी। दरअसल वो लड़की भी तभी आ जाती है, और उस लड़की को देखने के बाद वो लड़का कहता है कि मुझे इसी के साथ जाना है। दरअसल उस लड़की का नाम होता है सबीना। तो सबीना को देखकर वो एकदम से उसका चेहरा खिल जाता है और काफी चमक जाता है, लेकिन उसको अफसोस भी हो रहा था। वो जो लड़की थी सबीना, वो कोई और नहीं बल्कि उसके रिश्ते में लगने वाली बहन थी। वो लड़का ये नहीं जानता था कि सबीना यहाँ क्या कर रही है, सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने गाँव से यहाँ इस कोठे पर इन लोगों के साथ, इन कपड़ों में, इस मेकअप में जिसमें वो देखता है। तो उसकी भी इच्छा जग जाती है कि वो उसके पास जरूर जाए, और उस लड़की ने भी यही इच्छा जाहिर की थी कि तुम रात के 8 बजे जब आओगे तब मैं तुमसे इत्मीनान से बातें करूंगी। ठीक उसकी मांगी हुई रकम जो थी वो तय हो जाती है, और वो लड़का जो अपने ही बहन के साथ उस कमरे में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो कमरे में जाता है तो उसकी बहन जोर जोर से, ताकि उसकी आवाजें बाहर तक न जाएं, इतनी जोर से वो रो रही थी, और रो रो कर वो अपने भाई के गले लग जाती है और कहती है कि भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो, 6.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मेरा
मेरा एक एक दिन एक एक पल कितनी परेशानी से गुजर रहा है मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकती। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ आई तो आई कैसे। तभी वो कहती है कि भैया आने की मेन वजह वो कुछ और ही थी। मैं घर से तो निकली थी स्कूल के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि एक कार आके रुकती है और उस कार वाले ने मुझे उस गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया और नशा दिया। और जब नशे से आंखें खुलती हैं तो इसी कोठे पर आके खुलती हैं। शुरू के 15 दिन तो बहुत बुरे और परेशानी वाले बीतते हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो मेरे साथ जो किया है वो शायद किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। उस कोठे पर जो ग्राहक आते थे उन ग्राहकों को रिझाने के लिए वो लड़की हमेशा तैयार कर दी जाती थी और उनके साथ वो वक्त बिताती थी। जो ग्राहक आते थे पैसे देते थे, उन पैसों से वो अपने पास थोड़े बहुत रह पाते होंगे, बाकी के ज्यादातर पैसे जो उस कोठे की मालकिन होती थी उसके पास पहुंच जाते थे। यहाँ बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था, लेकिन दरवाजा फिर से खुल जाता है और जब दरवाजा खुलता है तो वो वाकई में काफी भयानक होता है। तभी एक और लड़की की एंट्री होती है इस कमरे में। जिस तरह से वो लड़की अपने भाई के सामने बैठी हुई थी, कोई भी महिला कोई भी लड़की ऐसे ग्राहक के सामने बैठ ही नहीं सकती। दरअसल उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे, जो उसके बैठने का जो सलीका था कोई भी लड़की अपने परिवार के साथ ही ऐसे बैठ सकती है। अब कमरे में जो एक और नई लड़की आई थी उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती और कहा कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। यदि तुमने ये बात मुझसे छुपाने की कोशिश की तो देख लेना, फिर ये बात मैं मालकिन तक पहुंचा दूंगी। लेकिन जब बताया कि ये मेरा भाई है और मेरे गांव का है और इसे मैंने बताया कि ये मुझे बचाने की कोशिश करेगा, तभी उस लड़के ने उस लड़की को भी शांत किया और कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा, तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और जैसा उन दोनों महिलाओं ने कोशिश की, ठीक वैसे ही कोशिश करने के बाद वो लड़का वहाँ से कुछ देर के बाद रुकता है और रुकने के बाद यहाँ से निकल आता है। जिस दुकान पर वो दिन में गया था उसी दुकान पर एक बार फिर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिस जगह पर वो पहुंचा था वहाँ की नौकर से उसकी जान पहचान थी। उस नौकर के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी बयां करता है। कहता है कि भैया यहाँ पर मेरी बहन है और कोठे पर है, रेड लाइट एरिया में कई महीनों से फंसी हुई है और उसे बचाना है। तब वो लड़का उस लड़के को लेकर सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुँचता है। वहाँ मिलती है SHO रश्मि चौधरी, साथ ही साथ DSP संजीव देसवाल होते हैं और इस जिले की उन दिनों कमांड संभाली हुई थी SSP मंजिल सैनी ने। तभी आदेश दिया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को और यहाँ से एक टीम गठित की जाती है और टीम गठित करने के बाद यहाँ रेड डाली जाती है। रेड पड़ने के बाद कई सारी लड़कियाँ थीं वहाँ से निकाली जाती हैं और इन्हीं में से एक लड़की निकल के आती है। उस लड़की ने एक पत्रकार को जो अपनी कहानी सुनाई, उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी हैरान रह जाएंगे, लेकिन जो ये लड़की थी सबीना, उस सबीना ने जाकर अपनी पूरी कहानी बताई, किस तरह से उसके भाई ने उसकी जान बचाई। इसके बाद यहाँ से उस लड़के ने गांव में फोन किया था और उसके घर वाले परिवार वाले अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो वाकई हैरानी होती है। लेकिन इसके बाद एक कहानी और शुरू होती है। वो कहानी भी कहीं न कहीं परेशान करने वाली थी। दरअसल ये कहानी थी पश्चिमी बांग्लादेश का एक जिला है बोगरा और इसी जिले में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शकीला। दरअसल पहली लड़की का नाम भी काल्पनिक था और दूसरी लड़की का नाम भी काल्पनिक है, क्योंकि इनकी पहचान बताना उनके लिए सही नहीं होगा, उनके परिवार के लिए सही नहीं होगा। ये लड़की अभी कुछ ही दिन पहले इसकी शादी हुई थी, उसको एक प्यारा सा बेटा भी था। वो अपनी एक सहेली के साथ गई थी बाजार में किसी काम से और जब बाजार से वो वापस लौट रहे थे तो वो लड़की गलती से गलत गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और शाम के समय था और वो गाड़ी उसके उस घर से उसके एरिया से जब दूर चली जाती है तब उसे समझ में आता है कि वो कहीं दूसरी जगह पहुंच चुकी है और वहां से जब दूसरी जगह पहुंच जाती है तो उस गाड़ी को छोड़कर वो उतर जाती है और पैदल ही सफर करने लगती है। तब तक काफी रात हो चुकी थी, जंगल का एरिया था। उस जंगल के एरिया में उसे एक व्यक्ति मिलता है, वो उससे बहन करके बात कर रहा था। बहन, तुम इस जंगल के इलाके में क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, ये इलाका बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी वो लड़की कहती है कि भैया मैं करूँ तो क्या करूँ? वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम मुझे अपना घर बताओ, इलाका बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो व्यक्ति उसे अपने साथ लेके जाता है और ले जाने के बाद उस रात का सफर तय करते करते उसे कुछ
खाने का सामान देता है और लड़की उस सामान को खाते ही बेहोश हो जाती है। उसकी फिर आंखें नहीं खुलती, आंखें खुलती हैं तो अपना देश छोड़कर दूसरे देश इंडिया पहुंच जाती है और इंडिया में भी वो कोलकाता में रहती है और कोलकाता में उसे लगातार एक ही घर के अंदर, एक ही कमरे के अंदर 3 दिन लगातार रखा जाता है। वहाँ खाने को कम मिलता था और लाल रंग की गोलियां थी, वो नशे की गोलियां वो ज्यादातर मिलती थी। वो लड़की समझ नहीं पा रही थी कि जब भी उसकी आंखें खुलती थी तभी उसे पानी के साथ वो गोलियां भी देते थे। वो कुछ बोलने की कोशिश करती थी तो बेवजह उसे पीटना शुरू कर दिया करते थे। उसके मुंह से कोई आवाज निकालने भी नहीं दे रहे थे। वो इतने जालिम तरीके से उसके साथ पेश आ रहे थे। वो लड़की इतनी बुरी तरीके से डर जाती है। उसको बताया जाता है कि अब तुम बांग्लादेश में नहीं हो बल्कि इंडिया में हो। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी और पकड़ने के बाद दूसरे देश में बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीजा के तुम्हें एंट्री करने में जेल हो जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए तुम जेल में सड़ती रहोगी। उसके बच्चे के बारे में पूछा जाता है, उसके पति और बच्चे के बारे में पूछा जाता है तो वो बताती है, गुहार लगाती है कि मेरा एक बच्चा है, उसका कैसे क्या होगा। उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन जब उसने सोचा कि अगर वो यहाँ भागने की कोशिश करेगी तो बाकी भारत की पुलिस उसे पकड़ लेगी। 3 दिन लड़की जब वो उनकी बातें मानने लगती है तो 3 दिन के बाद वो लड़की यहाँ से पहुँच जाती है बम्बई और बम्बई जाने के बाद जो उसके साथ होता है उसने उसको कल्पना भी नहीं की थी। अब यहाँ पर वो देखती है कि एक बाजार में, उस बाजार में एक नहीं सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनके तन पर कपड़े कम होते थे और कम कपड़े होने की वजह से ही वो ग्राहकों को रिझाती थीं और ग्राहकों को रिझाने की वजह से ही उन्हें पैसे मिलते थे और वो पैसे उन कोठे के मालिकों को जाते थे। उसने अपनी आंखों से जो देखा वो देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वो 15 दिनों तक लगातार विरोध करती रही और वो जितना विरोध करती थी उसको उतनी ही मार पड़ती थी। जब मार पड़ती थी तो साथ में उसको एक इंजेक्शन भी दिया जाता था। वो इंजेक्शन ऐसा था जो हार्मोन को तब्दील करता था और तब्दील करने के बाद उसके शरीर में उत्तेजना पैदा होती थी। तब उसका कुछ करने का मन करता था और यहीं से उसकी जिंदगी ऐसी करवट लेती है कि जिस दिन उसे इंजेक्शन नहीं दिया जाता था उसको लगता था बहुत ज्यादा बुरा। शुरुआत में इंजेक्शन की तादाद लगातार दी जाती थी तो उसके अंदर हार्मोन कुछ बढ़ते थे, फिर उसको खुद ही पुरुषों से मिलने की इच्छाएं जागृत होती थी। वो अकेली लड़की नहीं थी, वो जिस छोटे से कमरे में रहती थी वहाँ 10-20 लड़कियां इसी तरीके से एक अलग एरिया की होती थी। कोई पश्चिम बंगाल की है तो कोई बिहार की है तो कोई यूपी की है तो कोई राजस्थान की है तो कोई हरियाणा की है। इस तरह लड़कियां उन छोटे छोटे कमरों में भूसे की तरह भरी हुई होती थी। हर लड़की को इंजेक्शन दिया जाता था और इंजेक्शन देने के बाद वो लड़की अपने काम पे लगती थी। काम भी ऐसा जिसको देखकर या सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक लड़की से सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक कभी 80 लोग मिलते थे तो कभी 100 लोग मिलते थे तो कभी 130 लोग मिलते थे। कभी कभी ये संख्या कम रहती थी, कभी ज्यादा रहती थी। एक महिला अपने ही पुरुष के साथ जब अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उसको लेकर भी कई बार वो परेशान हो जाती है। जरा सोचकर देखिए कि एक महिला एक साथ सुबह से लेकर शाम रात तक वो 100 से ज्यादा लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसकी हालत क्या हो जाएगी। उस लड़की ने लगभग यहाँ पर 3 महीने गुजारे मुंबई के अंदर और यहाँ से उसे भेज दिया जाता है सीधा दिल्ली की तरफ। वो दिल्ली में आती है जीबी रोड पर रेड लाइट एरिया में। यहाँ तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक मिलती है और यहाँ पर अलग अलग प्रदेश की, अलग अलग इलाकों की, शहरों की लड़कियाँ होती हैं। कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं। उन लड़कियों को लाल रंग की दवाओं के साथ साथ हार्मोन को बदलने के इंजेक्शन भी दिए जाते थे। उस लड़की ने यहाँ पर लगभग 6 महीने का वक्त गुजारा और 6 महीने का वक्त गुजारने के बाद 3 महीने पहले ही वो आई हुई थी। उसका घर परिवार, उसने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि वो जहाँ है, जिस हालात में है, शायद कभी अपने घर नहीं जा पाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में ग्राहक आते थे और उन ग्राहकों को खुश भी करना पड़ता था और जैसे जैसे उसके शरीर में बदलाव हो रहे थे वैसे वैसे ग्राहक भी ज्यादा आते थे। लेकिन जब वक्त आगे बढ़ता है तो वो लड़कियां अंदर से खुश है नहीं, लेकिन उन लोगों को जानबूझकर खुश होने की एक्टिंग भी करनी पड़ती थी। रोड से फिर उसका ट्रांसफर हो जाता है मेरठ के रेड लाइट एरिया में, जो कि कबाड़ी नाम के बाजार से भी जाना जाता है। और वो लड़की पहुंच जाती है कबाड़ी बाजार में। जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है सबीना से। सबीना की कहानी सुनने के बाद उसको भी लगता है कि इस लड़की के साथ कितना गलत होता है, कितना बुरा होता है। लेकिन सबीना की समझदारी ने, सबीना की होशियारी ने न केवल खुद की जान बचाई बल्कि ऐसी कई लड़कियों को उस कोठे से बाहर निकाला। और बाहर निकालने के बाद उस लड़की ने भी कभी नहीं सोचा था फिर उसके बाद
जब पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस ने उस लड़की को भी उसके घर वालों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। जब 1.5 साल के बाद वो लड़की अपने उस बेटे से मिलती है और उस बेटे से मिलने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू के अलावा कुछ था ही नहीं। वो लड़की जब पत्रकारों से बातचीत करती है तो कहती है कि हर रेड लाइट एरिया में आने वाली हर लड़की की कहानी एक जैसी ही होती है। बस कोई घर से निकलती है तो अपना भविष्य बनाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो नौकरी पाने के लिए, कोई घर से निकलती है तो कुछ नया करने के लिए। लेकिन बाहर की जो दुनिया उन्हें बहुत अच्छे लोग लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पहले इतना अपनापन दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे बांग्लादेश में उस लड़की को जो लड़का मिलता है वो दिखाने की कोशिश करता है कि जमाना बहुत खराब है, तुम रात में ऐसे कैसे घूम रही हो, तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, मैं तुम्हें घर तक पहुंचा दूंगा। ऐसे ही बहुत लड़कियां होती हैं जिन्हें बहुत ज्यादा प्यार दिखाकर दोस्ती करके आजकल सोशल मीडिया पर भी ऐसे ही चल रहा है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चैट के माध्यम से हो। ऐसे ही कम उम्र की लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें इसी तरह से बेचकर ये लोग अपना धंधा चलाते हैं। ये बताया जाता है कि एक सर्वे के अनुसार लगभग 28 लाख लड़कियां ऐसी हैं जो वेश्या जैसे अलग अलग धंधों में पड़ी हुई हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती इसमें डालकर उनकी गैर मर्जी को मर्जी में तब्दील कर दिया गया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। और हम इस कहानी के लिए स्पेशल रूप से धन्यवाद देते हैं अमर उजाला टीम को। और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना और इसे शेयर जरूर से करना, जिससे होने वाली घटना से वो पहले ही सचेत हो जाएं। धन्यवाद।